स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट ज्ञान प्लेस में। आज हम आपके समक्ष एक न्यू टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। कल हमने पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ी थी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और उसके साथ एक टॉपिक और पढ़ा था, जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच आंशिक परावर्तक रखा हो तब उसकी धारिता कितनी होगी। आज हम चर्चा करेंगे संधारित्र के संयोजन, इसकी संधारित्रों के संयोजन की। संधारित्रों के संयोजन की। संधारित्रों का संयोजन जो है हम संधारित्रों का संयोजन हम दो प्रकार से करते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। जैसे आपने इससे पहले 10th क्लास में एक पढ़ा होगा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक उसी प्रकार से हम संधारित्रों का भी श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। तो संधारित्रों के संयोजन में जो पहले हेडिंग है हमारी वो है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र को हमें किस प्रकार से जोड़ना है। तो सबसे पहले तो हमें संधारित्रों को जोड़ने का तरीका आना चाहिए कि संधारित्रों को हम जोड़ते कैसे हैं श्रेणी क्रम संयोजन में। तो इसके लिए जो हम 3 समांतर प्लेट संधारित्र लेंगे। एक समांतर प्लेट संधारित्र ये हुआ, एक दूसरा समांतर प्लेट संधारित्र हमने ये लिया और एक तीसरा समांतर प्लेट संधारित्र हमने ये लिया और इसको हमने किससे जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, पृथ्वी से। इस संधारित्र की पहली प्लेट को हम देंगे प्लस का Q आवेश। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो होता है वो आवेश समान होता है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होता है, आवेश समान होता है। जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उस पर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का होता है, समान होता है। इसी के साथ साथ हम दोनों टॉपिक को एक साथ लेकर चलेंगे। दूसरा होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में उसका जो संधारित्र को जोड़ने का तरीका होगा वो हमारे इस प्रकार से होगा। यहाँ भी हम 3 संधारित्र लेंगे और यहाँ तीनों संधारित्रों की एक प्लेट को एक बिंदु से और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से इस तरह से जोड़ देंगे। यहाँ पर हम इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे और इसको हम कह देंगे प्लस का Q आवेश देंगे। जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें आवेश समान होता है और समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, विभव समान होता है। क्या होता है, विभव समान होता है। मतलब दोनों क्रमों में हमें देखना होगा कि अंतर क्या है। दोनों में अंतर क्या है। जब हम श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र को जोड़ेंगे तो यहां भी हमने 3 संधारित्र जोड़े और समांतर क्रम संयोजन में भी हमने 3 संधारित्र जोड़े, लेकिन जोड़ने का क्रम क्या हुआ। श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र की मतलब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, ये पहले एक संधारित्र हो गया, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा। क्या है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को हम मतलब यहाँ पर जो है किससे जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया
और जो पहले संधारित्र है उसकी पहली प्लेट को हमने प्लस क्यू आवेश दिया। लेकिन यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन में इसका उल्टा है। इसमें क्या है कि प्रत्येक संधारित्र की एक प्लेट को बिंदु ए से जोड़ देंगे और दूसरी प्लेट को किससे जोड़ देंगे, बिंदु बी से। मतलब 3 संधारित्रों, 4 संधारित्रों या 5 संधारित्रों, सभी संधारित्रों की एक प्लेट को एक बिंदु से और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर जब इसको प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये प्लस क्यू आवेश इस पहली प्लेट पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, जिससे कि प्रेरण के कारण इस प्लेट पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा और इसके बाहरी सतह पर क्या आएगा, धनावेश आ जाएगा। लेकिन ये वाली जो प्लेट है वो अगले संधारित्र से जुड़ी है, तो ये जो यहाँ पर धनावेश बाहरी सतह पर आएगा वो कहाँ चला जाएगा, अगले वाली प्लेट पर चला जाएगा और यहाँ प्रेरण के कारण क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। यह फिर हमारा धनावेश होगा और यह क्या होगा, हमारा ऋणावेश हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो आवेश है सब में क्या होंगे, क्यू होंगे। आवेश सब में क्या होंगे, क्यू होंगे। यहाँ संधारित्र की धारिता C1 हो जाएगी, यहाँ धारिता C2 हो जाएगी, यहाँ धारिता कितनी होगी, C3 होगी। यहाँ पर जो आवेश होता है वो समान होता है, लेकिन विभव दोनों सबके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यहाँ विभव V1 होगा, इसके स्वरों का विभव V2 होगा और इसके स्वरों का विभव कितना हो जाएगा, V3 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम क्यू आवेश देंगे तो ये आवेश क्या हो, 3 भागों में वितरित हो जाएगा। यहाँ आवेश कितना आएगा, Q1 जाएगा, यहाँ आवेश Q2 जाएगा और यहाँ आवेश कितना जाएगा, Q3 जाएगा। यहाँ पर Q1, Q2 और Q3, Q1, Q2, Q3। यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, यहाँ किसका होगा, माइनस का। ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता कितनी, C3। यहाँ पर इसको हमने किससे जोड़ दिया, पृथ्वी जोड़ दिया। तो इसमें जो मेन चीज आपको याद रखनी है वो रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश जो होता है समान होता है और समांतर क्रम संयोजन में विभव समान होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो इसका विभवांतर होगा वो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जो इसका विभवांतर होगा वो कितना होगा, V। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ विभव समान होता है, समान होता है। तो मेन पॉइंट इसका यही रहेगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है आपका कि श्रेणी क्रम संयोजन अगर आपका आवेश अगर ये मालूम है कि समान होता है तभी आप जान पाओगे कि ये श्रेणी क्रम संयोजन है। अगर विभव समान है तभी जान पाओगे कि ये समांतर क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश समान होता है लेकिन विभव क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब उनके स्वरों के जो विभवांतर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर तो क्या होता है, हमारा समान होता है, लेकिन जो आवेश होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये दोनों में मुख्य रूप से अंतर रहेगा। अब यहाँ पर इन तीनों संधारित्रों को जोड़कर इन तीनों को मिलाकर अगर हम एक संधारित्र बनाए तो उसकी धारिता कितनी होगी। यहाँ पर तीनों संधारित्र की धारिता तो अलग अलग थी, C1, C2, C3 थी। अगर इन तीनों को मिलाकर हम एक धारिता बना दें, एक संधारित्र बना दें तो उसकी धारिता कितनी होगी। तो उसकी धारिता को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसमें समान कौन है। इसमें समान कौन है, आवेश समान है और विभवांतर क्या है, अलग अलग है। तो जो बिंदु अलग अलग है उसके मान निकालेंगे। यहाँ पर क्या है, विभवांतर अलग अलग है तो B का मान निकाल दो, V1, V2, V3। C= हमने पढ़ा था, कितना पढ़ा था अपन, C=Q/B पढ़ा था। तो V= कितना पढ़ा हो जाएगा, V= कितना हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। तो यहाँ से V1 कितना होगा, Q/C1 हो जाएगा। V2 Q/C2 हो जाएगा। V3 Q/C3 हो जाएगा। अब यदि तीनों का यदि संयोजन का तुल्य विभवांतर कितना हो, V हो, यदि संयोजन का तुल्य विभवांतर कितना हो, V हो, तब V कितना हो जाएगा, V1 + V2 + V3। कहने का मतलब क्या हुआ कि इन तीनों संधारित्रों को मिलाकर क्या बन जाए, एक संधारित्र बन जाए।
अगर इन तीनों संधारित्रों को मिलाकर एक संधारित्र बनेगा तो उसकी कंडीशन केवल ये होगी, क्या होगी ये, इसका विभवांतर कितना होगा, V होगा, धारिता कितनी होगी, C होगी, विभवांतर V और धारिता कितनी होगी, C होगी। तो यहां से इन तीनों के अगर हम मान पुट कर देंगे तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन में C1 प्लस का Q अपॉन में C2 प्लस का Q अपॉन में C3। तो यहाँ से V इक्वल टू Q कॉमन आ जाएगा, Q क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन C1 प्लस का 1 अपॉन C2 प्लस का 1 अपॉन में C3 हो जाएगा। Q को इसके भाग में ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में C1 प्लस का 1 अपॉन में C2 प्लस का 1 अपॉन में C3। अब यदि संयोजन की तुल्य धारिता इन तीनों के स्थान पर हम क्या मान लें, केवल एक संधारित्र मान लें, तो उसकी धारिता C होगी, तो इसका मान कितना हो जाएगा, V अपॉन Q किसका हो जाएगा, 1 अपॉन C के बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या थे, आवेश समान थे, विभवांतर अलग था, तो हमने मान किसका निकाला, विभवांतर का निकाला। तो हमने मान किसका निकाला, विभवांतर का। लेकिन यहाँ तो विभव समान है, अलग कौन कौन है, आवेश। अलग कौन कौन है, आवेश। जब आवेश अलग है तो यहाँ पर मान किसका निकालेंगे, आवेश का निकालेंगे, Q1 Q2 Q3। Q1 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए Q बराबर कितना होगा, VC होगा, तो क्या हो जाएगा, VC, V समान है तो VC1 हो जाएगा। Q2 का मान कितना हो जाएगा, VC2 हो जाएगा। Q3 का मान कितना हो जाएगा, VC3 हो जाएगा। अब जो आवेश Q1 Q2 Q3 बटे ये आवेश Q से ही निकले, तीनों किससे निकले, आवेश Q से निकले। तो जब ये तीनों आवेश Q से निकले तो यहाँ पर जो आवेश Q हो जाएगा वो Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q3 तीनों के योग के बराबर हो जाएगा। तीनों के योग के बराबर होगा, तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। Q1 कौन कितना है, VC1 VC2 और VC3। तो Q इक्वल टू V कॉमन आ जाएगा, C1 प्लस का C2 प्लस का C3 ये आ जाएगा। यहाँ से Q अपॉन V हो जाएगा, V को भाग में ले जाएंगे, C1 प्लस का C2 प्लस का C3 और Q अपॉन V जो मान होता है वो किसका होता है, C का होता है। तो C1 प्लस का C2 प्लस का C3, यहाँ पर C क्या है, इन तीनों को मिलाकर हमने क्या बनाया, एक संधारित्र बनाया, तो उसकी धारिता C है। तो इन दोनों में विशेष रूप से एक दो बिंदु आपको याद रखने हैं। पहला क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश समान होता है, समांतर क्रम संयोजन में विभव समान होता है। इसमें जब आवेश समान होता है और विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है, तो यहाँ पे विभवांतर का मान निकाल दीजिए। यहाँ पर विभव समान होता है, आवेश क्या होता है, अलग अलग होता है, तो आवेश का मान निकाल दीजिए। यहाँ पर जो तीनों का विभव होगा वो विभवांतर V के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जो कुल आवेश होगा वो तीनों के योग के बराबर हो जाएगा। यहाँ से Q1 Q2 Q3 की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ B1 B2 B3 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा फार्मूला निकल कर आ जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन का ये आ जाएगा और समांतर क्रम संयोजन का ये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि दोनों में एक ही अंतर आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश समान होता है और समांतर क्रम संयोजन में विभव समान होता है। ये बिंदु आपको याद रखना है, तो यहीं से आपका एक एक नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आवेशी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यहाँ आवेशी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को थोड़ा समझेंगे क्या है। जैसे आपकी बैटरी है, मोबाइल की बैटरी होती है, मोबाइल की बैटरी का एक चालक है, क्या है, एक चालक है, हालांकि सेल कहते हैं लेकिन हम उसको एक चालक मान लेते हैं। अगर उसको हम क्या करें, आवेशित करें, तो आवेशित करने के लिए हम क्या करते हैं, चार्जर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, चार्जर का प्रयोग करते हैं। तो जब चार्जर को प्रयोग करते हैं, चार्जर वहां पर क्या हो गया, बाह्य स्रोत हो गया। क्या हो गया, बाह्य स्रोत। तो किसी भी चालक को आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है। जैसे मोबाइल की बैटरी थी, हमने एक चालक मान लिया, उसको हमने क्या किया, आवेशित किया। आवेशित किससे करेंगे, चार्जर से। चार्जर क्या हुआ, बाह्य स्रोत, तो चार्जर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, क्या करने का, आवेशित करने का। तो जो चार्जर द्वारा कार्य होगा वही कार्य उस बैटरी में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित
हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन इसकी होगी कि किसी आवेशी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, उसे आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। मतलब किसी आवेशी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसे आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किए कार्य के बराबर होती है। अब यदि किसी चालक की धारिता कितनी ऊंची हो, यह मान लेंगे, माना किसी चालक की वैद्युत धारिता सी है, उसे क्यू आवेश देने पर विभवांतर कितना हो जाता है? V हो जाता है। उसे क्यू आवेश देने पर विभवांतर V हो जाता है। तब क्या हो जाएगा? जो चालक पर जो वैद्युत विभव होगा V कितना हो जाएगा? Q/C। जो चालक का वैद्युत विभव होगा वो कितना होगा? Q/C। अब यदि चालक को हम कितना आवेश दें? dq आवेश दें, मतलब सूक्ष्म आवेश कितना दें? dq दें। अगर चालक को पहले अगर हम सूक्ष्म आवेश dq देंगे तो उस पर जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा? dw होगा। कार्य भी कितना होगा? सूक्ष्म ही होगा। तो dw बराबर, अब कार्य बराबर क्या होगा? यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, V W/Q। तो W कितना होता है? VQ होता है। तो यहाँ पर W कितना हो जाएगा? V, और आवेश कितना दे रहे हैं हम? dq दे रहे हैं, तो V इंटू में dq। V का मान कितना है? Q/C है। तो dW कितना हो जाएगा? Q/C इंटू में dq। ये तो क्या हुआ? सूक्ष्म आवेश देने में क्या कार्य होगा। अब यदि हम चालक को कितना दें? Q आवेश दें। कितना आवेश दें चालक को? Q आवेश दें। तो क्या हो जाएगा? चालक को Q आवेश देने में किया गया कार्य, चालक को Q आवेश देने में किया गया कार्य कितना हुआ? dw बराबर कितना आवेश दे रहे हैं? Q आवेश दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले तो जो चालक होगा वो अनावेशित होगा। जब अनावेशित होगा तो उसका आवेश कितना होगा? 0। और हमने कितना आवेश दिया? Q आवेश दिया। कितना हो जाएगा? dw। तो यहां से जो निकल कर आएगा 0 से लेके Q तक dw का मान कितना है? Q/C इंटू में dq। परिवर्तन Q में हो रहा है तो यहाँ से W = 1/C कॉमन आ जाएगा, और 0 से लेके Q तक Q इंटू में dq। यहाँ Q की घात कितनी होगी? 1 होगी। एक फार्मूला होता है समाकलन x⁴n dx बराबर x⁴n + 1/n+1 होता है। मतलब यहाँ घात कितनी है? n है, तो n में 1 जुड़ गया, यहाँ भी 1 जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? W = 1/C Q⁴2/2 0 से लेके Q तक। तो यहाँ घात में कितना जुड़ जाएगा? 1 + 1 2 हो जाएगा, नीचे भी 1 + 1 2 हो जाएगा। पहले अपर लिमिट लगाते हैं फिर लोअर लिमिट लगाते हैं, तो ये मान है जो मिलेगा
मिलेगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपन में सी। यही कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपन में सी। तो ये जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकल कर आई, ये किसके पदों में आई? आवेश और धारिता के पदों में आई। अगर आपसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसके पदों में पूछ ले, धारिता और विभवांतर के पदों में पूछ ले, तो क्या लगाएंगे आप? आपने पढ़ा था चूंकि Q बराबर कितना होता है? CV। तो यहाँ से U बराबर कितना होगा? 1/2। Q की जगह कितना हो जाएगा? C का स्क्वायर, V का स्क्वायर अपॉन में C। C से C क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो U बराबर कितना बचेगा? 1/2 CV स्क्वायर। अच्छा, 1/2 CV स्क्वायर, ये आ जाएगा। एक यहाँ पर दूसरा फार्मूला होता है, चूंकि C बराबर कितना होता है? Q/V। तो C बराबर Q/V यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? U बराबर 1/2, C की जगह कितना हो जाएगा? Q/V, और V स्क्वायर से ये V कैंसिल हो जाएगा, तो U = 1/2 कितना हो जाएगा? VQ। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के हमारे 3 फार्मूले निकल कर आए। ये फार्मूला किसके पदों में आया? आवेश और संधारित्र के पदों में आया। ये आवेश और विभवांतर के पदों में आया, और ये जो आया विभवांतर और धारिता के पदों में आया। तो एक टॉपिक से और होता है आवेश से संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। चालक की जगह आ जाएगा संधारित्र आ जाता है। बाकी जो संधारित्र अगर आएगा तो पूरा टॉपिक हमारा यही रहेगा, केवल जहां जहां हमारा चालक था वहां क्या हो जाएगा? संधारित्र हो जाएगा। जहां जहां चालक था वहां क्या हो जाएगा? संधारित्र हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।